हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार वीडियो में, जिसमें आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने बिल्कुल भी वास्तविक संख्या के बारे में नहीं पढ़ा है, 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस एक लेक्चर में आपकी पूरी पहली प्रश्नावली कंप्लीट खत्म हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो भी आप इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? तो कॉपी पेन के साथ बैठिए। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए भी दूंगा जिसे आप खुद करेंगे। कुछ मैं यहाँ पर इस वीडियो में मैं जो है इस एक्सरसाइज के जितने भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि हर कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गुजारे हुए। तो बात करते हैं सबसे पहले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या होती है? प्रत्येक भाज्य संख्या, हम जानते हैं कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, हम उन्हें जो है उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या बोल रहा है? प्रत्येक भाज्य संख्या जो भी होती है भाज्य संख्या, उनके उन्हें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब ये आपकी पहली प्रमेय भी है। ठीक है ना? ये आपके एग्जाम में ज्यादा पूछी नहीं जाती है, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, निम्न संख्याओं का को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 144। देखिए 144 के अगर हमें अभाज्य फैक्टर काटने हैं तो आप सभी को पता होगा किस तरीके से काटते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे। बहुत बेसिक चीज होती है, ठीक है ना? फैक्टर काटना तो हम लोगों को बचपन में ही सिखाया जाता है, ठीक है ना? तो वही चीजें यहाँ पर पढ़नी है हम लोगों को। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार कट रहा है? 2 सत्ते 14 बचे, कुछ भी नहीं, शेषफल 0 बचा और 2 दूनी 4। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 छीन 12। फिर 2 से काट करेंगे तो ये 18 बार कटेगा और फिर 2 से काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा। 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा और 3 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा। यानी कि 144 के जो फैक्टर आए वो क्या आए? 144 के फैक्टर जो आए हैं वो क्या आए हैं? 2 इंटू 3। 2 आया है इसमें और 3 आया है, इसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है अभाज्य गुणनखंडों में। तो 2 कितने टाइम आया? 1 2 3 4 टाइम आया, तो 2 की पावर क्या लगा देंगे हम? 4। और 3 कितने टाइम आया है? 2 टाइम आया है, तो 3 की पावर क्या लगा देंगे हम? 2। ये हमारा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया हमने 144 को। ठीक है ना? इसी तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को करना होता है। ये 1 नंबर में ऑप्शन में या फिर हो सकता है 2 नंबर में भी पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। अगला कह रहा है 156 को फैक्टर कीजिए। 156 2 से काटेंगे। इसे करने के लिए हम लोगों को विभाज्यता के नियम भी पता होना चाहिए कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। यदि इकाई के अंक पर 2 4 6 8 या 0 हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि जब जो भी संख्या है उसके डिजिट का सम, यानी कि जितने भी इसमें डिजिट हैं उन सभी का सम क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर 3 से डिवाइड होता है तो वह संख्या 3 से कटती है। फिर इसी तरीके से 5 से विभाज्यता का नियम, इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो, तो इस तरीके से हमें ये नियम भी पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद आगे 156 की फैक्टर करते हैं। तो सरल वाले हैं ये क्वेश्चन। बात करते हैं 2 से काटते हैं। 2 सत्ते 14 बचा कितना? 1 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 तिया 6 बचा 1 2 ने 18। और फिर अब ये 2 से तो कटेगा नहीं तो 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 और 3 त्रिक का 9। फिर ये 13 से कटेगा तो 1 टाइम। तो 156 के जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम। तो 2 की पावर क्या लगा देंगे हम? 2। 3 कितने टाइम है? 1 टाइम। 1 रहने दो। 13 कितने टाइम है? 1 टाइम। 1 ही रहने दो। ठीक है? शेष ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, सरल से क्वेश्चन है। इसे मैं करा देता हूं, ये काफी बार पूछा गया है। 7429, ठीक है ना? तो 7429 के जो फैक्टर हो गए वो किस तरीके से करेंगे? इसे सबसे पहले हम काटेंगे 17 से। आप चेक करते जाइए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, फिर उसके बाद 5 से भी नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है, और उसके बाद यानी जितनी अभाज्य संख्या होती है उन्हीं से हम डिवाइड करते हैं। फिर
11 के बाद 13 से भी नहीं कट रहा है, फिर उसके बाद जाके 17 से ये कटेगा, तो 17 से ये कितने टाइम कटेगा, 17 चौकी 68, ठीक है ना, बजा 6 62 हो गया, 17 दिया 51 बचे 11 119 हो गया, और 17 7 119, फिर उसके बाद कटेगा ये 19 से, किससे कटेगा 19 से, क्योंकि 17 से पीछे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि हम पीछे से चेक करके आए हैं ना, 2 से कटा, यानी कि 17 के बाद अब नेक्स्ट कटेगा अगली संख्या से, या तो 17 से कट सकता है, उससे ऊपर जाएंगे तो उससे कटेगा, तो अब किससे कट रहा है ये 19 से देखिए, क्योंकि मुझे तो ये क्वेश्चन याद है, बहुत बार करवा चुका हूं, तो इसलिए मुझे याद है, बाकी आपको भी इसी तरीके से याद कर लेना है कि 7429 अगर दिख जाए तो आपको सबसे पहले किससे डिवाइड करना है 17 से, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, काफी बार फंसे रहते हैं उसमें, तो बेहतर यही है कि आप क्या करें 17 से स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो हमें हमारा टाइम भी वेस्ट करते हैं, तो हमें उनकी सबसे अच्छी तरीका ये है कि इन्हें हमेशा अपने माइंड में रखिए कि अगर 7429 दिख रहा है तो हमेशा 17 से पहले काटेंगे। अब 19 से कट करेंगे तो 19 दूनी 38, बचा कितना 5 19 दिया 57, उसके बाद अब ये किससे कटेगा 23 से, यानी कि 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो क्या हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसे आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर देंगे। अगला एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, ये दिख रहा है, चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। इस बार क्या पूछ रहा है घातों का योग, मींस जैसे यहाँ 144 है, 144 के अभाज्य गुणनखंड ये हमने कर रखे हैं, अब इसमें घात क्या है, एक तो 4 है और एक 2, अगर इसमें हम घातों का योग पूछे तो क्या हो जाएगा 4 + 2 = 6, यही तो होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें पहले इसके क्या करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 196 की तरफ फैक्टराइज कीजिए, 2 से कट करेंगे तो 2 नियम 18 बचा 1 2 8 16, फिर 2 से कट करेंगे तो 49 बार कटेगा, फिर 7 से काटेंगे तो 7 बार, और 7 से काटेंगे तो 1 बार। तो ये इसके जो फैक्टर बने हैं वो क्या बने हैं 196 के, एक तो 2 आया है और 7 आया है, 2 कितनी बार है 2 बार, 7 कितनी बार है 2 बार। यहां घातों का योग क्या है, घातों का योग, तो घातों का योग 2 यहां 2 यहां, तो 2 + 2 यानी कि 4। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको ऑप्शन में पूछा जाता है 1 नंबर में। हमें एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज पर विशेष ध्यान देते हुए चलना है। यहां आपको हम संपूर्ण पूरा गणित पढ़ाएंगे, ये लेक्चर फर्स्ट है आपका, इसके बाद आगे भी आते रहेंगे लेक्चर, ठीक है ना। 2 सवाल के बाद अगला तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर, अभाज्य गुणनखंड। इससे पहले दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, वो दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन भी अलग कॉन्सेप्ट का है। ये क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6 72 और 120 का मासा व लासा ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या करना है, 6 ये 3 संख्याएं हमारे पास दी गई है, इन तीनों का मासा और लासा दोनों ही चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का फैक्टर करेंगे, इन तीनों संख्याओं के फैक्टर करेंगे। तो ये 2 से कट रहा है 3 टाइम, फिर ये 3 से कट रहा है 1 टाइम, तो यानी कि 6 के जो फैक्टर आए वो क्या होंगे 2 × 3, एंड देन 72 के फैक्टर करेंगे, तो 2 से ये कटेगा 36, 2 से ये कटेगा 18, और 2 से ये कटेगा 9, और 3 से उसके बाद कटेगा 3 टाइम, और 3 से कटेगा ये 1 टाइम, यानी कि जो 72 के फैक्टर आए वो क्या आए, 2 आया है 1 2 3 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 आया है 2 टाइम्स, तो क्या लिख देंगे 3 की पावर 2, एंड देन 120, 2 से कट करेंगे तो 6 और 0, फिर 2 से कट करेंगे तो 30, और फिर 2 से कट करेंगे तो 15 बार, फिर ये 3 से कट रहा है तो 5 बार काटेंगे, और 5 से कट रहा है तो 1 बार काटेंगे। अब ये 120 के जो फैक्टर आए वो क्या आए हैं, वो आए हैं 2 कितनी बार आया है 1 2 3, तो 2 की घात क्या हो जाएगी 3, 3 कितनी बार आया है 1 बार, तो 3 की घात 1 लिख देते हैं, और 5 कितनी बार आया है 1 बार, यहां पर भी हम घात लगा देते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम में, एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं ध्यान से। देखिए एचसीएफ होता है जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 तीनों जगह आ रहा है, 3 तीनों जगह आ रहा है, 5 अकेला यहां पे आ रहा है, बाकी जगह नहीं आ रहा है, यानी कि कॉमन क्या मिल रहा है 2 और 3, इसके अलावा कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है।
अब HCF की अगर बात करें तो इसमें हमेशा कम घात, यानी कि 2 पर कम घात कहां पर है 1, तो 2 की कम घात, हमेशा कम घात की बात करेंगे। और 3 पर कम घात कहां पे, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो सबसे कम घात कहां पर है 1, यानी कि क्या हो जाएगा 2 गुणा 3, ये हो गया 6। HCF क्या हो जाएगा इसका 6। इसके बाद एलसीएम, एलसीएम क्या है, एलसीएम होता है कोई चीज छूटी नहीं चाहिए। देखो 2 आ रहा है तो लिख लिया आपने, 3 आ रहा है लिख लिया, और क्या आ रहा है 5 भी आ रहा है तो 5 को भी लिख लिया, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। और एलसीएम का नियम होता है हमेशा बड़ी पावर, कौन सी बड़ी पावर, 2 की सबसे बड़ी पावर कहां है 3 3 1, तो क्या हो जाएगी इसकी पावर 3। 3 की सबसे बड़ी पावर कहां पे है, 1 है 2 है 3 है, तो 2 सॉरी 1 2 और 1, यानी कि 2 हाईएस्ट पावर है तो हाईएस्ट लगा दी। 5 की घात बड़ी कहां पर है 1 ही है, तो ये 2 की घात 3 यानी 8, 3 की घात 2 यानी कि 9, और 5 की घात 1 यानी कि ये हो जाएगा। तो 8 पंचे 40, 40 न्यू 360, यानी कि एलसीएम क्या आ गया 360 और एचसीएफ क्या आ गया आपका 6। यही आपके फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ पे, सिंपल से क्वेश्चन है। हमेशा ध्यान रखना है कि मासा में हम मासापा या एचसीएफ में बात किसकी करते हैं हम लोग, एचसीएफ में हमेशा सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हमें जो कॉमन लग रहा है वो लिख लेंगे, जो भी हमें कॉमन दिख रहा है वो लिख लेंगे। उसके बाद हमेशा क्या करेंगे, कम पावर, पावर कम कहां पे है, ठीक है ना, कम पावर वाले को यहां पर पावर लगा देंगे। एंड एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में हमेशा ध्यान रखेंगे पहले तो जो भी हमें दिख रहे हैं, जो भी हमें अभाज्य संख्याएं यहाँ पर दिख रही हैं उन सभी को नोट करेंगे। उसके बाद हाईएस्ट पावर, यानी कि दो की सबसे ज्यादा पावर कहां पे है 3 है, 3 सबसे ज्यादा पावर कहां है 2 है, 5 सबसे ज्यादा पावर कहां है तो 1 है, ठीक है ना। तो वो हम यहाँ पर नोट करके उसके बाद हम कैलकुलेट करके आंसर निकाल देंगे। चलिए आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे संख्याओं। अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको डायरेक्टली संख्याएं दे दी गई थी इस तरीके से, जैसे ये छठा नंबर क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है, ये आपको खुद करना है घर पे, होमवर्क में करना है, ठीक है ना। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो सेम इस पैटर्न पे था, जहां आपको संख्याएं दी गई थी, आपको कैलकुलेट करके उनके पहले अभाज्य गुणनखंडों में चेंज करना था, उसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम ले पाते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, ये ऑलरेडी घातों के रूप में दे दिया गया है, ठीक है ना, इस तरीके का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको घातों के रूप में ऑलरेडी दिया गया है, अब आपको डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है, वो है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है। और सेकेंड नंबर जो है वो क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ में क्या होता है, अभी हम बता चुके हैं, एचसीएफ में क्या होता है, सबसे पहले कॉमन देखिए, कॉमन 2 दिख रहा है, ठीक है, 5 दिख रहा है, तो 2 और 5 लिख लेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कॉमन एचसीएफ की अगर बात कर रहे हैं तो घातें कैसी होंगी, हमेशा कम वाली। तो घात 2 पर 2 यहां है और 2 पर 3 यहां है, तो कम कौन सी है, 2 की घात 2। 5 पर घात देखिए 4 यहां पर है, 5 की घात 1 यहां पर है, तो कम कौन सी है 1। तो 2 की घात 2 का मान 4 और 5 की घात 1 का मान 5, यानी कि ये कितना हो गया 20, यानी कि आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 20, ठीक है ना। कभी कभार देखिए क्या होता है कि ऑप्शन में 20 ना देके उन्होंने सीधा यही दे दिया, ठीक है ना, तो हमें इस पर भी ध्यान देना है कि जिस तरीके से ऑप्शन में पूछा गया है हमें वही देखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले सेशन आया हुआ है यूपी बोर्ड में, और वहां पर इसी तरीके से हमें सिर्फ दिया गया है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये भी रख सकते हैं, आप ये भी रख सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट एलसीएम की बात करें तो क्या होगा एलसीएम, एलसीएम में कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो तीनों को लिख लेते हैं, 2 3 और 5। अब घात चेक कीजिए, ज्यादा कहां पर है 3, 2 की घात 3 हो गई, 3 की घात ज्यादा कहां पर है, एक ही जगह है भाई 2 ही है। 5 की घात ज्यादा कहां पे है 4, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की घात 3 का मान 8, 3 की घात 2 का मान 9 और 5 की घात 4 का मान, तो 5 5 पच्चे 25, 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 ने 72 इंटू 625, और इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 625 गुणा 72, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छीक 12,
फिर कैलकुलेट कीजिए, 7×5 = 35, हासिल 3, 7×2 = 14, 15, 16, 17 की, हाँ 7 हासिल 1, 7×6 = 42, 42 और 1 43, तो कितना आ गया 10 हासिल 1 0 हासिल 1 3 1 4 और 1 5, यानी कि 45,000। कितना आ गया ये 45,000, दैट इज द आंसर। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर इस तरीके का भी क्वेश्चन हो सकता है आपके ऑप्शन में, यानी कि एग्जाम में जो ऑप्शन एमसीक्यूज आते हैं उसमें यही ऑप्शन दिया गया हो तो आपको ये ऑप्शन टिक कर देना है, अगर नहीं तो आपको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। ये हो सकता है ये ऑप्शन दे दिया जाए, एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इस बार बीजीय पदों में, ठीक है ना, हालांकि ऐसा आपके एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने एक बीजीय पद का भी ले रखा है क्वेश्चन, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, x-2, हम पहला नंबर लिख लेते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे पहला नंबर x-2 और दूसरा x-3 का होल स्क्वायर, और दूसरा जो नंबर है वो क्या है आपका x-2 का होल स्क्वायर। और थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिए, अगर हम इसे क्या कर दें, इसे लिख सकते हैं a, यहां मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, x² - 9, तो क्या हो रहा है ये हो रहा है x स्क्वायर माइनस इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a² - b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक जगह तो जुड़ जाएगा और एक जगह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर? तो यहां से इसे हम क्या लिख सकते हैं, x + 3 और x - 3, ठीक है ना। अब इसे थोड़ा सा और विस्तार लिख सकते हैं या फिर रहने दीजिए, बस इतना ही ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम HCF की और LCM की। तो HCF में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x-2, ठीक है भाई, पूरा ब्रैकेट हम ले लेते हैं x-2, x + 3 यहां भी है, x + 3 यहां भी है, तो x + 3 भी ले लेते हैं। अब कॉमन क्या है, और भी कुछ है कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो अब यहां बात करेंगे हम x-2 की कम घात, क्या बात कर रहे हैं हम, HCF की। तो किसकी बात करेंगे, हमेशा कम घात की। तो कम घात क्या है, यहां पर 1 है, ठीक है ना, जहां पर घातें नहीं है वहां पर भी मैंने घातें लगा दी है। तो कम घात x-2 की कहां पर है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो कम वाली घात ये हो गई। और उसके बाद x + 3 की कम घात कहां पर है, तो यहीं पर है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको गुणा नहीं करना है, ऑप्शन में इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, तो आपको डायरेक्ट यही टिक कर देना है। नेक्स्ट एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। तो x-2 आ रहा है, लिख लिया हमने, x + 3 आ रहा है, लिख लिया हमने, और क्या रह रहा है, x-3 भी रह रहा है, तो x-3 को भी लिख लेते हैं। अब घात की बात करते हैं, तो घात हमेशा एलसीएम में कौन सी आएगी, बड़ी वाली। तो देखिए x-2 की घात कितनी है यहाँ पे, बड़ी 2, x + 3 की घात बड़ी कौन सी है, 2, और x-3 की घात बड़ी कौन है, ये है। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये। क्लियर है? ये आपका एलसीएम हो गया, और इसके जस्ट ऊपर ये आपका HCF हो गया। पावर आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पावर लगाएं या ना लगाएं, ठीक है ना। तो ये एलसीएम हो गया और ये HCF हो गया। अगला क्वेश्चन है संख्याओं 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 इनका एलसीएम लेना है और HCF लेना है। ये आपको खुद अपने घर पे सॉल्व करना है, इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व करके देखेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा और लासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस बार क्या पूछ रहा है हमसे, अनुपात पूछा गया है। क्या पूछा गया बच्चों, अनुपात। तो अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले अनुपात निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हमें अनुपात निकालने के लिए HCF यानी कि मासा और लासा, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो लासा मासा कैसे ज्ञात करने, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो निकालिए, 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से ये कटेगा कितने टाइम, 2 से ये 4 बार और ये 8 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 24 बार, फिर 2 से कट करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 12 बार, और फिर 2 से कट करेंगे तो 6 बार, 2 से कट करेंगे 3 बार, और 3 से अब कट करेंगे तो 1 बार। तो ये तो 96 के फैक्टर हो गए, 404 की भी फैक्टर कर लेते हैं। तो ये क्या आएंगे, 2 से कट करेंगे तो 202, फिर 2 से कट करेंगे तो 101, एंड नेक्स्ट अब ये 101 से ही कट होगा। तो यहाँ से आपके जो 96 के फैक्टर आए वो क्या आए, 2 × 3, और 2 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, और 3 कितने टाइम आया है, 1 टाइम। इसी तरीके से अगर 404 के फैक्टर देखेंगे तो क्या आ रहा है, 2 की पावर 2 × 101। क्लियर है?
तो ये इसके 96 के हमने अभाज्य फैक्टर कर लिए और 404 के भी अभाज्य फैक्टर कर लिए। अब हमें चाहिए मासा और लासा। तो पहले मासा निकालिए इसका, मासा और लासा दोनों निकालेंगे। तो मासा में क्या आता है, जो कॉमन है, कॉमन क्या है, सिर्फ 2 आपको कॉमन मिल रहा है तो 2 लिखेंगे। और 2 पे कम घात कहां पर है, क्योंकि मासा में हमने आपको बताया है कि मासा में क्या होता है, हमेशा कम घात देखते हैं। तो मासा कम घात कहां पे है, 2। तो यानी कि मासा जो हो गया वो कितना हो गया, 4। एंड देन आगे अब लासा की बात करें तो लासा में क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 101 भी आएगा, क्योंकि कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। तो 2 ले लिया हमने, 3 आ रहा है, 3 भी ले लिया और 101 को भी हमने ले लिया। इसके बाद ध्यान देंगे, लासा में हमेशा हाईएस्ट पावर की बात करते हैं। तो 2 पर पावर हाईएस्ट कहाँ है, 5। 3 पर हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, 1। और 101 पर पावर 1 ही हाईएस्ट है। तो ये 2 की पावर 5 का मान हो गया 32 और गुणा 3 की पावर 1 3 और 101। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 32 दिया 96, 32 दिया 96 हो गया ये, और 101 में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 96 ये हो गया और 96 यानी कि 96 हो जाएगा। इसका जो मल्टीप्लाई आया वो 9696। अब हमें निकालना है क्या, मासा और लासा का अनुपात। तो अनुपात का मतलब है मासा पहले रखेंगे और लासा बटे में रखेंगे। इस तरीके से इसका अनुपात निकलेगा। तो 4/96 4 से कट करेंगे तो कितना टाइम कटेगा, 4 से ये कट किया तो ये कटेगा आपका 4 दूनी 8, 4 चौको 16, फिर 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, यानी कि ये हो गया 1/24। ठीक है ना। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आया है, किसका किसका पूछा था, अनुपात मासा अनुपात लासा, लासा। तो ये जो अनुपात आया है वो कितना आया, 1/24। क्लियर है। तो ये इसका अनुपात निकल आया। ये आपको पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पहले दोनों के प्राइम फैक्टराइज यानी अभाज्य गुणनखंड के विधि से क्या निकाला, पहले लासा और मासा निकाला, उसके बाद इन दोनों का क्या पूछा गया, मासा और लासा का अनुपात। तो मासा बटे लासा कर लिया, कैलकुलेशन करके जो भिन्न भिन्न बनी थी वो उसे सरल कर लिया। सरल करने के बाद, क्योंकि जो अनुपात निकालते हैं वो हमेशा सरलतम भिन्न का निकालते हैं, सरलतम भिन्न से लिखते हैं। तो मासा अनुपात लासा बराबर हो गया 1/2424। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 65 और 117 के HCF को, यानी कि 65 और 117 के HCF को ये लिखा जा रहा है, ठीक है ना, ये क्या दिया गया, इसका HCF दिया गया है, के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो HCF है वो इस रूप में दिया गया है और इस P की वैल्यू आपको निकालनी है। तो फर्स्टली हम लोग करेंगे 65 के एलसीएम, सॉरी HCF की जरूरत है तो HCF निकालेंगे केवल। ये 2 से कट नहीं रहा, 5 से काटो, ऐसे 5 से ये कटेगा 13 टाइम और 13 से ये कटेगा 1 टाइम। एंड देन 117 को कट करेंगे तो क्या होगा, ये 3 से कटेगा कितना टाइम, 3 2 जा सॉरी 3 3 जा 9 और बचा यहाँ पर 2, तो 3 3 जा 3 9 जा 27। फिर 3 से कट करेंगे तो 3 1 3 और 3 3 9, यानी 13 3 39। और फिर अब ये 13 से ही कटेगा तो कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम। यानी कि 65 की जो फैक्टर आए वो क्या है, 5 गुणा 13, और 117 का फैक्टर जो आया है वो क्या आया है, 3 गुणा 13। यहां भी इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसे हम डायरेक्ट ही घात के रूप में लिख देते हैं। ठीक है। अब हमें निकालना है HCF। तो HCF क्या है, HCF मतलब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन केवल 13 आ रहा है, तो 13 ही क्या हो गया इसका HCF हो गया। क्या हो गया, 13 HCF। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, क्या हमें ये यहां से हमने सॉल्यूशन करके ये 13 निकाला क्या, HCF, और हमें आंसर दिया भी है इसका, यानी HCF दिया भी है, वो कितना दिया गया, 65 माइनस 1/7। तो ये और HCF और ये HCF दोनों बराबर होंगे, तो सिंपल सा तरीका है, क्या होगा, यानी कि 65P माइनस 117 इक्वल टू किसके होगा, 13 के। क्लियर है। यानी कि ये HCF आपको दिया गया है P के फॉर्मेट में, और ये आप एक्चुअल में जो उसका HCF वो निकाल चुके हो। ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी।
क्यों? ये भी एचसीएफ है इन्हीं दोनों नंबर्स का, और हमने जो निकाला है वो भी एचसीएफ इन्हीं दोनों नंबर का निकाला हुआ है। तो पी का मान हिडन है, अगर पी का मान मिल जाए तो पी की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो 13 ही ये भी आएगा। तो हमें अब यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है, तो ये 117 इधर माइनस हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया आपका 65 माइनस पी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 130, और p इक्वल टू हो जाएगा 130 अपॉन 65, 65 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो p इक्वल टू आ गया 2। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में है, ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा हो सकता है आपके 2 नंबर में भी आ जाए, हो सकता है ऑप्शन में आ जाए, इसलिए बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार करो। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं एक एक हर कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन जरूर करा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF व LCM क्रमशः 13 और 182 है। यदि एक पूर्णांक 26 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें आपको इस बार दी गई हैं आपसे, और एक पूर्णांक भी दिया गया है, बाकी का दूसरा पूर्णांक आपको पूछा गया है, यानी कि दूसरा नंबर आपको पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपको लगाना है एक फॉर्मूला सॉल्यूशन। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल HCF इंटू LCM। मैं यहां लिख देता हूं, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस टॉपिक में है, इस प्रश्नावली में है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। देखिए, HCF और LCM यानी दो संख्याएं अगर हमें कोई दी गई हैं तो उनका LCM और HCF का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर होता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं वाले में ही लग सकता है, अगर दो से ज्यादा संख्याएं हैं तो वहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये भी बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। दो संख्याओं के लिए ही ये हम सूत्र का यूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर आपको फर्स्ट पूर्णांक दिया गया है कितना? 26। पहली संख्या आपको 26 दी गई है, दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है ना। तो सेकंड लिख देते हैं। HCF आपको कितना दिया गया है? HCF और LCM क्रमशः, यानी ये HCF हो गया और ये LCM हो गया। तो HCF आपको दिया गया है 13 और LCM दिया गया है आपको 182। अगली लाइन में सॉल्व करते हैं सेकंड। 26 को इधर गुणा हो रहा है, उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 13 गुणा 182 बटे 26। तो 13 से ये 2 बार खत्म, 13 दूनी 26, और 2 से ये खत्म हो जाएगा, 2 ने 18 और 2 एक 2, यानी कि सेकेंड जो नंबर आया वो 91। फाइनल आंसर जो आपका आ गया, लिख देंगे उसे सेकेंड पूर्णांक जो है वो क्या आ गया आपका? वो निकल आया है 91। दैट इज द आंसर। कोई दिक्कत है? ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैंने ले रखा है, इस फॉर्मेट में ना लिख के इस फॉर्मेट में देख लिया जाए तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर दोनों नंबर दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? दोनों ही नंबर दिए गए हैं। एक नंबर दिया गया है 99 और एक नंबर दिया गया है 153। इसका जो HCF है वो 9 दिया गया है और LCM दिया गया है आपको, LCM पूछा गया है, ठीक है ना, ज्ञात करना है। सेम यही कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला है, और सॉरी कॉन्सेप्ट का सवाल है, उसी फॉर्मूले से होगा। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो नंबर है फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू HCF इंटू LCM। लगाइए भाई, फर्स्ट नंबर आपके पास कितना दिया गया है? 99। सेकेंड नंबर दिया गया है कितना, और इन दोनों नंबर का जो HCF है वो कितना है? 9, और LCM आपको निकालना है, ज्ञात करना है। तो LCM, ये 9 का इधर गुणा हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो LCM इक्वल टू हो जाएगा कितना? 99 गुणा 153 बटे 9। 9 से ये कितने टाइम कटेगा? 11 बार, यानी कि LCM जो आया आपका निकल के वो आया 11 गुणा 153। गुणा करेंगे
तो गुणा करने पर क्या आएगा, 11 तिया 33 हासिल 3, 11 25 55, 55 और 3 58 हासिल 5, 11 1 11 और 5 16। तो फाइनल आपका एलसीएम कितना आ गया, 1683। तो एलसीएम भी आ गया आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य क्या होती है, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। तो एचसीएफ 1, सबसे पहले यहां देखेंगे 14 और 35। अगर 14 को देखो आप तो ये 7 से कट रहा है और ये भी 7 से कट रहा है, यानी कि इसका जो फैक्टर आ रहा है कॉमन वो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये तो आपकी कैसी हो गई, सहअभाज्य होगी ही नहीं, ठीक है ना। सहअभाज्य का मतलब होता है दो संख्याएं दी जाए या तीन संख्या दी जाए या दो ज्यादा संख्याएं जितनी भी दी जाए, उन सभी संख्याओं का एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पर 31 और 93 के जरा चेक कर लेते हैं। 31 तो 31 ही लिखेंगे 31 को, और 93 को लिख सकते हैं हम 31 गुणा 3। यहां पर एचसीएफ क्या आ रहा है, 31, तो ये भी आपकी अभाज्य सहअभाज्य नहीं है। अब देखते हैं 32 और 92। 32 2 से कट रहा है और 92 भी 2 से कट रहा है, दोनों ही संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये भी कैसा है, अभाज्य नहीं, सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब देखते हैं 18 और 25। 18 को क्या लिखोगे, 18 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 3, और 25 को लिख सकते हो 5 गुणा 5। तो जरा देखिए इसमें से कोई भी आपको कॉमन फैक्टर मिल रहा है, नहीं, वन के अलावा, ठीक है ना। वन सभी जगह होता है, सभी को कॉमन फैक्टर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आपको कोई भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है, नहीं, तो यही आपकी संख्या कैसी हो जाएगी, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या कर लेना है, उनके फैक्टर काट के देख लेने हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर फैक्टर नहीं काटा है, ठीक है। 32 के वैसे फैक्टर क्या होते हैं, 32 के फैक्टर होते हैं आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसी तरीके से 92 के भी फैक्टर होते हैं। तो 92 को भी हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। तो 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 2 दो बार कॉमन आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखो 31 और 93 के और 14 के भी फैक्टर कर लीजिए। तो 14 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 7, और 35 के फैक्टर क्या होंगे, 5 गुणा 7। तो यहाँ पर भी आपको 5 7 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, सॉरी 7 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपका ये कैसा हो जाएगा, ये आपकी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। कौन सी सही होगी, 18 और 25 सहअभाज्य संख्याएं हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है और एक नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसका इन दोनों में भाग देने पर, इन दोनों को विभाजित करने पर, यानी इन दोनों में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे, 5 बचे। तो देखो बेटा, जब शेषफल वाली बात की जाए तो सबसे पहले आपको जितना शेषफल बच रहा है वो इन दोनों में से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो सबसे पहले आप यही काम करेंगे, क्या करेंगे, जो शेषफल है वो कितना है, शेषफल जो है वो 5 है। तब पहली संख्या क्या हो जाएगी, तब पहली संख्या जो हो जाएगी वो क्या होगी, 245 में से भी आपको 5 घटाना है, यानी कि ये हो गया 240। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 1037 में से भी आपको 5 को माइनस करना है, ये हो जाएगी 1032। क्लियर है, यानी कि शेषफल वाली दिशा में आपको क्या करना है, दोनों में से उस शेषफल को क्या कर देना है, पहले माइनस कर देना है। क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है HCF। क्या होता है, HCF, इन दोनों का HCF। दूसरी कंडीशन, यहां से बड़ी से आप बड़ी से बड़ी जो संख्या पूछी गई है वहां से भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने बहुत सारे सवाल इस तरीके के किए हुए हैं एलसीएम एचसीएफ में। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो एचसीएफ, छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो एलसीएम। दूसरा तरीका ये भी है, यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, इन दोनों को विभाजित करने पर
इन दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी कि इन दोनों से छोटी संख्या होगी। और छोटी क्या हो सकती है? एचसीएफ। एचसीएफ जो होती है वो संख्याओं से छोटी होती है, जबकि हमारा जो एलसीएम आता है वो संख्याओं से हमेशा बड़ा आता है। तो इन दोनों को इससे छोटी संख्या ही तो विभाजित करेगी, बड़ी तो करेगी नहीं। तो हमें क्या करना है? छोटी संख्या निकालनी है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। तब हम लिखेंगे यहाँ पर 240 व 1032 का HCF निकालिए भाई। 240 का 240 के फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे? 240 के फैक्टर करेंगे तो 2 से ये कटेगा 120 टाइम, फिर 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 टाइम, फिर 2 से कट करेंगे तो 30 टाइम, और 2 से कट करेंगे तो 15 टाइम, 3 से कट करेंगे 5 टाइम, 5 से कट करेंगे 1 टाइम। यानी कि 240 के जो फैक्टर आए वो क्या आए? 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 4 टाइम, 3 1 टाइम ही है और 5 भी 1 टाइम है। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम देखेंगे 1032। 1032 यहां लिख देते हैं 1032। 1032 के फैक्टर कीजिए। 1032 के फैक्टर करेंगे तो ये 2 से कट करेगा तो 5 1 और 6, फिर 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 नेम 18। अब 129 3 से कट जाएगा तो 3 चौके 12 और 3 9, और ये 43 किसी से नहीं कटेगा, 43 से ही कटेगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 43, 2 कितना टाइम है? 1 2 3 टाइम, तो 3 पावर लगा दी। 3 1 टाइम है तो 1, और 43 1 टाइम है तो 43। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से? HCF। क्या निकालना है बच्चों? HCF निकालो भाई। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। 3 भी आ रहा है कॉमन, तो लिख लो 2 और 3, बाकी 5 भी नहीं कॉमन है और 43 भी कॉमन नहीं है। तो यहां से आपका क्या निकला? अब देखेंगे हम इसमें पावर कहां पे कम है। तो 2 की पावर कितनी है? 3 कम है, और 3 की पावर 1 1 दोनों जगह है तो हम 1 ही ले लेते हैं। क्लियर? तो यहां से जो HCF आया वो 8 गुणा 3, यानी कि ये आएगा आपका 24। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। यानी कि 24 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में देने पर शेषफल हमेशा क्या बचेगा? 5 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा? 5। ये आपका आंसर। क्लियर है? अगली नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 125 और 70 को भाग देने पर शेषफल क्या बचे? 8 और 5। इस बार 2 शेषफल दे दिए गए हैं अलग अलग। यानी कि कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन? ये कहना चाह रहा है एक ऐसी संख्या है जिसका इसमें भाग दे रहे हैं और इसमें भाग दे रहे हैं, तो इसमें भाग देने पर तो 8 शेषफल बच रहा है और 70 में भाग देने पर 5 शेषफल बच रहा है। तो यहां से सबसे पहले तो संख्याएं निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जितना शेषफल बच रहा है वो इन दोनों में से क्या करेंगे? माइनस कर दीजिएगा। तो सॉल्यूशन, तो पहली शेषफल आपका जो है, शेषफल एक तो आपका दिया गया है 8 और एक दिया गया है 5। अच्छा, क्रमशः है, थोड़ा सा लिखना भूल गया मैं। 125 और 70 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः, यहां और सवाल में ये लिखा होगा जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि 125 को अगर भाग दे रहे हैं तो 8 बच रहा है और 70 को भाग दे रहे हैं तो 5 बच रहा है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या आपकी पहली संख्या है 125 और शेषफल इसमें कितना बच रहा है? 8। तो यहां से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 117। 8, ठीक है, 117। और दूसरी संख्या क्या बचेगी? दूसरी संख्या बचेगी आपकी 70 में से आप कितना माइनस करेंगे? 5। तो 70 में से 5 गया तो 65। और इन दोनों का क्या करना है? अब HCF लेना है क्या? 65 और 117 का। तो भाई 65 और 117 के फैक्टर कीजिए। 65 को काटेंगे 5 से, ये 17 13 बार, और 13 से ये एक बार, फिर 117। ठीक है, 117 को भी आप काटेंगे तो किससे कटेगा? 17। 117 ये 3 से कटेगा। 3 से कटेगा कितने टाइम? 3 3 जा और 3 9, फिर 3 से ये कटेगा 13 टाइम, और 13 से ये कटेगा 1 टाइम।
तो यहाँ से 65 के जो फैक्टर हो गए वो 5 इंटू 3 हो गया, 13 हो गया सॉरी, और 117 के जो फैक्टर हो गए वो 3 की पावर 2 इंटू 13 हो गया। यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। क्लियर है बच्चों? ठीक है, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। जांच करो कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये चेक करना है कि क्या 6 की पावर n, और जहां n कैसी है, एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये है, अंक 0 पर, यानी कि ये इसका जो वैल्यू होगी, जैसे 6 की पावर n, 6 की पावर हमने 1 ले ली, तो 6 की पावर 1 की वैल्यू 6 होती है। 6 की पावर 2, यानी कि n की जगह हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो 6 की पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 36। 6 की पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 216। एंड इसी तरीके से इसकी भी पावर क्या आ रही है, हर बार 6 6 लास्ट में आ रहा है। और ये हमसे कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि जांच करो कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर 0, 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या ये 0 पर समाप्त हो रही है, नहीं, किस पे हो रही है 6 पे। तो हमें इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो आपको किस तरीके से इसे सॉल्यूशन देना है, किस तरीके से इसकी लैंग्वेज लिखनी है, तो बात उस पर करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें 6 दिया गया है इसके हम फैक्टर करेंगे 6 की पावर n, यानी कि 6 के अगर फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 आता है, 2 इंटू 3n। इसमें बस आपको कुछ नहीं, लैंग्वेज लिखना है जो आपको याद भी रखनी है। क्या होता है, एक नियम हम जानते हैं, हम जानते हैं कि यदि संख्या की अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 अनिवार्य रूप से आता है, तो संख्या शून्य पर समाप्त होती है। कहना ये, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफ्तार के लिए जगह बना देते हैं, यहाँ पर समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे एक आपका बेसिक नंबर ले लिया हमने 20 की पावर n, इसमें 20 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये संख्या हमेशा 0 पर ही समाप्त होगी। एक मैंने और नंबर ले लिया 15 की पावर n, तो 15 के फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 5, क्या यहाँ पर भाई 15, क्या इसमें 0 आ रहा है, कभी भी 0 आएगा नहीं आएगा, हमेशा 15 पीछे 5 ही 5 5 आता रहेगा, ठीक है ना। कुछ भी n की वैल्यू रखोगे तो 5 ही आएगा, और यहाँ पर आप n की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा 0 0 0 0 हमेशा आएगा। इसी तरीके से 10 की पावर 2 देख लो, 10 की पावर n मान लीजिए, तो 10 को क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 5, दोनों आ रहे हैं 5 2 इंटू 5। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, कोई ऐसा नंबर जिसमें अगर इकाई का अंक 0 आ रहा है और उसकी पावर हम n जितनी भी कर दें, n का मान कितना भी रख दें, तो वो हमेशा क्या होगा 0 पर ही खत्म होगा। और 10 कब हो सकता है, 0 कब हो सकता है इकाई का, जब उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आए, तभी हो सकता है 0, अदरवाइज 0 कभी नहीं होगा। तो यहां पर यही कंडीशन बन रही है हमारे पास, क्या 5 आया है, 2 तो आ रहा है, लेकिन क्या 5 आया है, बाकी कुछ भी नंबर आ जाए, मैंने 30 ले लिया, एक 30 की पावर n, तो 30 के फैक्टर क्या होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5, यहां 2 और 5 तो आ रहे हैं, बाकी कुछ भी नंबर आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर आपके 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया, तो हमें यही बात यहां पर लिखनी है, परंतु 6 की पावर n की ऐसे लिखेंगे, परंतु 6 की अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आया है, 5 नहीं आया है,
अतः अतः अब आपका आंसर आ जाएगा, अतः 6 की पावर n n की किसी भी प्राकृतिक मान के लिए, प्राकृत मान के लिए या प्राकृत संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, तो आपको इतना सा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर आप नहीं लिखते हैं तो इसे सॉल्यूशन करने का और कोई तरीका होता नहीं है, बिना लैंग्वेज के आप इसे नहीं दिखा सकते हो। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर लैंग्वेज लिखनी ही पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी हम जानते हैं। पहले तो ये चीज हमें याद करनी चाहिए, या फिर हमें जनरली बेसिक हमें क्या करना चाहिए, हमारा ये कॉन्सेप्ट ही है, अगर संख्या 0 पर जब ही समाप्त होगी जब उसके गुणनखंडों में 2 और 5 आए। ये आपने 9th क्लास की पहली एक्सरसाइज में भी पढ़ रखा है, जब हम लोग अनावर्ती यानी कि शांत दशमलव प्रसार पढ़ते हैं, बिना भाग दिए हुए दशमलव प्रसार देखना है उनका, कौन सा शांत दशमलव प्रसार है, कौन सा अशांत दशमलव प्रसार है। तो जब वो देखते हैं तब हमें ये चीजें जरूरत पड़ती है। क्या कह रहा है यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से आता है तो ही संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। परंतु यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है और 5 आ रहा है, सॉरी 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 आ रहा है अच्छी बात है, 3 आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो 5 नहीं आ रहा है, अतः 6 की पावर n की किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका फर्स्ट यानी 14 नंबर क्वेश्चन। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जांपल में भी है, 4 की पावर n, ठीक है ना। वो भी इसी तरीके से होगा, वहां पर इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 into 2। यहां पर भी 5 नहीं आ रहा है, तो आपको सेम लैंग्वेज यही लिखनी होगी। क्लियर है? बस यहाँ पर जहां 6 दिख रहा है वहां पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, जांच करो कि निम्न में से, और हाँ इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो जाए, जैसे मान लीजिएगा आपके पास 15 की पावर n दे देगी, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, 3 गुणा 5 35 दे देगी, तो इसमें क्या दिक्कत है, 5 गुणा 7, 2 नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, और हमने क्या लिख रखा है, 5 और 2 अनिवार्य रूप से दोनों आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है, यहाँ भी 2 नहीं आ रहा है, तो यही आपको सेम लैंग्वेज उठा के लिख देनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका, जांच करो कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जिसे हम p अपॉन q रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए भाई, तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो इसे 5 लिख देंगे, ठीक है ना। 5/1 कोई दिक्कत है क्या, ये परिमेय संख्या हो गई आपकी। 81 रूट के अंदर 81, तो इसे बाहर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, 9/1। ये भी कैसे हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ये ऑलरेडी p अपॉन q रूप में लिखी हुई है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहां पर आप देखो √2 कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि रूट के अंदर वे सभी संख्याएं जिन्हें रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं मतलब रूट से बाहर निकालने पर एक पूर्णांक नहीं आता है, वो सारी कैसी हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। क्लियर है? ऐसी वे सभी संख्याएं जिन्हें रूट से बाहर निकालने पर हमें पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है। जैसे अभी देखिए 81 को बाहर निकाला रूट से तो क्या आया, 9 क्या है, एक पूर्णांक। लेकिन √2 को निकालते हैं तो 1.414 इस तरीके से आता है, तो क्या ये पूर्णांक है, नहीं, ठीक है ना। तो जहां पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है वो कैसी होती है, अपरिमेय संख्या है। और ये तो परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है, तो इसलिए ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, जांच करो कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखो ये तो सीधी दिख रही है हमें परिमेय है। यहां पर ये देखिए आप, दशमलव प्रसार आपने 9th क्लास में पढ़ा रखा है। दशमलव प्रसार कितने टाइप का, 2 प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार में भी 2 तरीके के होते हैं, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत अनावर्ती। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक होता है अशांत
आवर्ती और एक होता है आपका अशांत अनावर्ती। आवर्ती में वो होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद क्या होता है, रिपीटेशन होता है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं जिसमें पॉइंट के बाद बार लग जाता है ऊपर, ठीक है ना। और अशांत अनावर्ती में वो होते हैं जिसमें कोई रिपीटेशन एक सीक्वेंशियल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ना 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस में कोई मतलब किसी नंबर का रिपीटेशन ही नहीं हो रहा है सीक्वेंस में, ठीक है ना। 1 है, 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, कोई रिपीटेशन नहीं है। 1 है, 1 के बाद 0 आ गया, 2 आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कोई सीक्वेंस से रिपीटेशन नहीं हो रहा है। इसका मीन्स ये है कि जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, अपरिमेय संख्या। कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। और बाकी का अशांत आवर्ती और शांत दशमलव प्रसार, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों आपके होते हैं परिमेय संख्या है। क्लियर है, ये आपके अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। इसे इन दशमलव प्रसार को हम लोग P/Q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। और जबकि इसे तो हमने सीखा है 9th क्लास में कि 3.3 पर बार, तो इसे आपको P/Q रूप में बदलना है, तो ये हम सीखे हुए हैं और इसे निकाला भी है हम लोगों ने, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, तो दो तो कैसी है, परिमेय संख्या है। बात करते हैं यहाँ पे, देखो वो बार आ गया, 2 और 3 के ऊपर क्या लगा हुआ, बार, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि 2.232323 रिपीटेशन हो रहा है। मैंने अभी बताया जो बार वाली संख्या होती है वो किस में आती है, अशांत आवर्ती में। यहां पर 2.23 यानी कि पॉइंट के बाद ये खत्म हो गया, तो ये 7 दशमलव प्रसार हो गया, ये भी कैसी हुई, अपरिमेय, सॉरी परिमेय। लेकिन ये वाला नंबर जो दिख रहा है आपको, यहां पर कोई सीक्वेंस नहीं है। 2 के बाद 3 आया, फिर 2 के बाद 4 आ गया, फिर 2 के बाद 5 आ गया, कोई सीक्वेंस नहीं है। यानी कि ये जो नंबर है वो कैसा हो गया, अशांत अनावर्ती। तो यही नंबर आपका कैसा है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, तो इस तरीके से अपरिमेय संख्या आती है। अभी इसका एक कॉन्सेप्ट बताते हैं हम आपको कि कब कब हमें चेक कर लेनी है, किस तरीके से इनका एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, घटाने पर क्या प्राप्त होता है, तो इस पर भी एक कॉन्सेप्ट बताते हैं अभी। बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी मैंने ले लिया है कि अगर परिमेय संख्या और परिमेय संख्या यानी कि दो परिमेय संख्याओं का अगर जोड़ दिया गया है या घटाना दिया गया है तो वो हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। क्लियर है, अगर एक परिमेय संख्या और एक दूसरी भी परिमेय संख्या को अगर जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो हमेशा रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है हमसे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाना हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्लियर है, यानी कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय, अगर इन्हें जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन इससे हर बार पूछा जाता है। क्लियर है, अगला है अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं को चाहे आप जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए उनका भी रिजल्ट क्या रहेगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगा। क्लियर है, अगला ये तो हो गया जोड़ और घटाने का नियम, ठीक है ना, ये जो हो गया वो जोड़ और घटाने का नियम। अब बात करते हैं गुणा और भाग का नियम। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या यानी कि दोनों परिमेय संख्याएं अगर दी है, दो परिमेय संख्याएं हैं उनको उन्हें चाहे आप गुणा कर लीजिए चाहे भाग कर लीजिए, हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। क्लियर है, आगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आप जोड़ रहे हैं, सॉरी गुणा कर रहे हैं या भाग दे रहे हैं तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को चाहे आपस में जोड़ गुणा कर लीजिए चाहे भाग कर लीजिए, रिजल्ट क्या आने वाला है, अपरिमेय संख्या। कैसा आने वाला है, अपरिमेय संख्या। इसके बाद आगे पॉइंट हमसे कह रहा है कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी कि अगर हमारे पास दो अपरिमेय संख्याएं हैं उनका चाहे आप गुणा कर लीजिए चाहे आप भाग कर लीजिए, तो ये जो एक केस है वो कभी तो आपका परिमेय संख्या देता है और कभी आपका अपरिमेय संख्या देता है। इन सभी पर एक एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए आपने 3 ले ली, 3 में आप चाहे और एक 3/2 ले लो, चलो परिमेय संख्या, और एक परिमेय संख्या आपने ले ली
2/3। अगर इसे आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 या 9 और ये 2 2 या 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका 13/6। ये भी कैसी आ रही है, एक परिमेय संख्या ही आ रही है। इसी तरीके से एक परिमेय और एक अपरिमेय को अगर जोड़ घटा रहे हो, जैसे एक परिमेय आपने ले ली 2 और अपरिमेय ले ली √3, तो ये हमेशा कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। चाहे आप जोड़ लीजिए और चाहे आप घटा लीजिए, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आने वाला है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय, सॉरी, दोनों जगह अपरिमेय है, √3 प्लस √6, तो दोनों कैसी है, अपरिमेय, और इनका जो रिजल्ट भी आ रहा है वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। यानी कि ये जो संख्या है पूरी वो क्या बनेगी, एक अपरिमेय संख्या ही बनेगी। अब जोड़ने और घटाने की बात होगी, अब बात करते हैं गुणा और भाग की। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणा भाग कर लीजिए, तो 3/2 गुणा 3/2 गुणा कर देंगे, या 2/3 कर दीजिए, दूसरी भी परिमेय चेंज कर दिया हमने, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, रिजल्ट क्या आ गया, 1 क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है। इसी तरीके से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे, तो परिमेय संख्या है आपकी 3/2 ले ली और अपरिमेय संख्या √3 ले ली, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, 3√3/2। ये कैसी है, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, ये कैसी है आपकी अपरिमेय संख्या। यानी कि इन एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणा कर लीजिए, चाहे आप भाग कर लीजिए, रिजल्ट क्या आने वाला है, अपरिमेय संख्या ही आएगा। अगला जो पॉइंट है उस पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, परिमेय और अपरिमेय और अपरिमेय। अब बात करते हैं हम √7 प्लस सॉरी इनटू √7, तो ये दोनों अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, ये दोनों कैसी है, अपरिमेय संख्या। और जब इनका गुणा कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट बन रहा है, रूट के अंदर 7 × 7, यानी कि रिजल्ट क्या आया, 7, और ये कैसी है, परिमेय संख्या है। क्लियर है। तो जब हमने अपरिमेय और अपरिमेय का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया रिजल्ट, परिमेय आ गया। अब एक और नंबर ले लेते हैं, एक √7 ले लेते हैं, एक √3 ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, √3 × 7 हो जाएगा, तो ये हो गया √21, और ऐसे हम रूट से अगर बाहर निकालते हैं तो पूर्णांक नहीं आएगा। अब रिजल्ट कैसा हो गया, अपरिमेय संख्या। क्लियर है, एक जगह दोनों अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया तो रिजल्ट कैसा आया, परिमेय, और एक जगह हमने दोनों अपरिमेय संख्या का गुणा किया तो क्या रिजल्ट आया, एक अपरिमेय। यहां से ये सिद्ध होता है कि कभी इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे या डिवीजन करेंगे तो कभी तो ये रिजल्ट देंगे आपको अपरिमेय, कभी देंगे परिमेय। तो इसीलिए मैंने लिख दिया, कहा नहीं जा सकता है। क्लियर। ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। ऑप्शन में दिया जाएगा परिमेय, ऑप्शन में दिया जाएगा अपरिमेय, तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा कहा नहीं जा सकता है, और चौथा कुछ और दे दिया जाएगा। तो वहां पर आपका ऑप्शन क्या सही होगा, कहा नहीं जा सकता है। क्लियर है। अगर आपको वैल्यू दे देगा, दो अपरिमेय संख्याओं की वैल्यू दे दी जाएगी, जैसे मैंने यहां पर निकाली, तो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। क्लियर। अब भाग भी देके देख लेते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे सर यहाँ पे आपने सेम ले लिया है, √7, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, √7 इंटू, या कोई और ले लेते हैं, √6 इंटू 24। ठीक है ना, ये मैंने ले लिया। तो √6 इंटू 24 का जो रिजल्ट आएगा वो 114 हो जाएगा, और 114 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गई। क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप भाग देके देखते हैं तो भी क्या आएगा, चलिए देखते हैं। √24 में आपने √6 का डिवाइड दे दिया, तो यहां से रूट, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, रूट से रूट कैंसिल कर देते हैं। बेटा रूट से रूट कैंसिल नहीं होता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये होल रूट लग जाएगा, तो 24/6 यहां से, अभी ये क्या है, ये अपरिमेय थी और ये भी क्या थी, अपरिमेय। अब यहां पर जो आंसर आ रहा है वो देखना जरा, क्या आ रहा है, एक परिमेय संख्या आ रही है। क्या आ रही है, एक परिमेय संख्या आ रही है। क्लियर है। तो इनका चाहे आप गुणा कर लीजिए चाहे भाग कर लीजिए, ये कभी तो रिजल्ट देती है परिमेय संख्या और कभी रिजल्ट देती है एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है। अब कुछ पॉइंट मैंने ले रखे हैं यहाँ पर जो आपको विशेष याद रखने, ये सीधे आपके वन वर्ड में पूछ लिए जाते हैं, यानी कि आपके एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं एक एक नंबर में, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमें याद रखनी है। रट लो इसे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2।
सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। 2 से छोटी कोई भाज्य नहीं होती है, सॉरी 2 से छोटी कोई अभाज्य नहीं होती है, और 4 से छोटी यानी कि 4 से छोटी कोई भी भाज्य नहीं होती है। क्लियर? सबसे छोटी विषम अभाज्य की अगर बात करें तो क्या होगी? 3, क्योंकि भाई दो तो सम है ना, विषम क्या है? 3। फिर सम अभाज्य संख्या, एकमात्र ऐसी सम है जो क्या होता है? अभाज्य भी होती है, वो क्या है? 2। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेता है ये वाला कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या हो जाएगी? 2। 2 क्या है? 2 सम भी है और अभाज्य भी है। अगला पॉइंट है 0 व 1, यानी कि 0 और 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य। ये दोनों नंबर ऐसे हैं, ये ना ही भाज्य होते हैं और ना ही अभाज्य होते हैं। क्लियर है? इसे बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? 0 एक सम संख्या होती है। 0 कैसे होती है? ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा एमसीक्यूज में कि 0 एक संख्या है सम, विषम, ठीक है ना, और आपको 2 ऑप्शन और दे दिए जाएंगे तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा? सम संख्या है। 0 कैसी है? सम संख्या, क्योंकि सम संख्याएं भी होती हैं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, और 0 में अगर आप 2 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है ना? तो आई होप ये याद रखे होंगे आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आप इन्हें अपने पास नोट कर सकें। तो आप 2 क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो बोर्ड पर लिखना थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन छोटा सा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहां आपको साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? क्वेश्चन नंबर है ये। सोनिया को जो समय लग रहा है, सोनिया को वो लग रहा है कितना? 18 मिनट। पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। और रवि को जो रवि को जो टाइम लग रहा है, क्या कितना लग रहा है? 12 मिनट। क्लियर? तो देखिए इसे हमें क्या करना है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। इस तरीके से वृत्ताकार क्या है? पथ है, ठीक है। ये वृत्ताकार पथ बना दिया हमने। ये क्या है? ये आपका पथ है, ठीक है ना। यहां पर सोनिया और रवि एक जगह से एक ही समय पर चलना स्टार्ट करते हैं। इधर सोनिया चल रही है और इधर ही रवि चल रहा है। आगे हमसे कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः कितनी देर में वो इसी पॉइंट पर मिलेंगे आके। तो देखिए यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है, थोड़ा सा माइंडेड वाला सवाल है, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो नहीं है इसमें कुछ भी, लेकिन माइंड, जैसे हम लोग इस छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि 2 घंटियां हैं या 3 घंटियां हैं, वो इस 1 घंटी हर 10 मिनट बाद बज रही है, दूसरी घंटी हर 12 मिनट बाद बज रही है और तीसरी घंटी हर 18 मिनट बाद बज रही है। तो उनका ये बोलता था कि एक पहली बार वो 10 बजे बजी तो दोबारा वो एक साथ कब बजेगी। तो जनरल सी बात थी, उसमें हम एलसीएम लेते थे, एलसीएम ही लेना पड़ेगा यहाँ भी। बस थोड़ा सा ये मेथड समझ लेते हैं इसमें कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि सोनिया और रवि यहां से चलना स्टार्ट हुए, तो भाई सोनिया चली, एक चक्कर उसने लगा लिया 18 मिनट में। सोनिया ने कितना लगा लिया? 18 मिनट में एक चक्कर। क्लियर? अब रवि चल के गया, रवि ने कितना लगा लिया? 12 मिनट में एक चक्कर हो गया उसका, ठीक। तो रवि दूसरी चक्कर के लिए निकल गया होगा, रवि ने दूसरा चक्कर कितनी देर में कर लिया? 24 मिनट में, यानी कि 12 के बाद फिर 12 बन गया, यानी 24, 2 चक्कर लगाने में उसे 24 मिनट लग गए। सोनिया दूसरा चक्कर लगाने गई तो उसे फिर 18 मिनट लग गए, यानी कि 36 मिनट हो गए उसके। क्लियर है? अच्छा, ये 24 लगा के यही बैठा थोड़ी नहीं रहा होगा, फिर ये भाग गया होगा वापस, तो ये तीसरा चक्कर लगा के आ गया। अब इसे कितने चक्कर मिनट लग गए? 36। अब यहां देखिए कब ये 36 मिनट पे यहां पर आई और ये भी अपने 36 मिनट पे, जब इसके 36 मिनट हो गए तब ये भी यहां पर वापस आ गया। तो यानी कि ये दोनों वापस कब मिलेंगे? 36 मिनट पर इसी बिंदु पर मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या लेना है? एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। एलसीएम लेंगे तो 12 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 3
और 18 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 और इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 2। तो एलसीएम क्या आएगा इनका? एलसीएम आएगा 2 गुणा 3 और घात क्या है 2 यहां पर है हाईएस्ट और 3 की घात हाईएस्ट क्या है 2। तो 2 4 और गुणा 9 यानी कि ये कितना आ गया आंसर 36। 36 मिनट बाद वो पुनः वापस उसी स्थान पर मिलेंगे। तो ये तो इसका हो गया सॉल्यूशन, सिंपल सा। क्लियर है? थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था इसलिए मैंने यहां पर ले लिया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी बड़ा है, उसे भी मैं पढ़ देता हूं, वो भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। कह रहा है कि मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। एक मिठाई विक्रेता है, क्वेश्चन नंबर 18 में। ये सॉल्यूशन है सीधा, और यहां पर भी मैं इसे सॉल्यूशन ही दे रहा हूं आपको सीधा। काजू की जो बर्फियां हैं, काजू की बर्फियां वो कितनी दी गई हैं 420। और बादाम की बर्फियां, बादाम की बर्फियां, मेरे तो मुंह में पानी आने लगा बादाम की बर्फियां काजू की बर्फियां सुन के। खैर मिलेंगे नहीं यहां पे। चलिए, वह इनकी ढेरियां इस प्रकार बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है? ठीक है भाई, देखिए मान लीजिए मैं छोटे से एक नंबर ले लेता हूं, जैसे ये परात है इसकी। क्लियर है? ये परात है, ये हमसे कह रहा है कि इसे इस तरीके से सजाना है। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा नंबर में ले लेता हूं, ये है आपकी 3 और ये है आपकी 4, ठीक है ना? या एक और छोटा सा नंबर ले लो 6 और 3, ठीक है? ये नंबर ले लिया मैंने। तो इसे किस तरीके से सजाते हैं, किस तरीके से सजाना चाहिए? तो ये कह रहा है कि इस तरीके से सजाओ कि जो काजू की बर्फियां हैं वो इस तरीके से रखनी है हमने। फिर उसके बाद अब ये 3 हो गई काजू की, फिर 4 5 6, अब बची कितनी? काजू की खत्म हो गई। अब बादाम की कितनी है हमारे पास? 3, तो ये 3। इस तरीके से सजाने को बोल रहा है कि जो पंक्ति है वो सारी भर भी जाए और एक सीक्वेंस में ही रहे। और ये भी नहीं है कि ये 6 वाली जो पंक्ति है, यानी 6 जो बादाम है, काजू वाली बर्फी है 6 पीस, उसमें कोई भी जगह खाली बच जाए। खाली का मीन से मान लीजिए अगर 5 कर दें हम यहाँ पे, तो ये खाली जगह बच जाएगी, तो खाली भी नहीं बचना चाहिए। अब दिमाग में ये आ रहा होगा खाली बच रही है तो हम इससे भर देंगे, तो यहाँ 4 ले लेते हैं। तो भाई ये वाली जो बर्फी है, जो बादाम वाली बर्फी, ये यहां पर ना रहे, ये भी अलग अलग रहे, यानी कि अलग अलग बर्फियों की अलग अलग पंक्तियां रहे। ठीक है ना? तो इस तरीके का सवाल बता रहा है। चलिए अब बात करते हैं, ये मैंने कितना लिया था 3। अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें यहां पर क्या लेना होगा? HCF ऑफ 420 एंड 130। देखिए ध्यान से, इन दोनों का हमने क्या लिया? हमारे पास कितनी पंक्तियों में सेट हो गई है? 3 पंक्तियों में सेट हो गए। तो भाई जाहिर सी बात है इन दोनों का हमने क्या लिया होगा? एलसीएम। क्लियर है? ये छोटी नंबर में मैंने लेके दिखाया है आपको। अगर बड़ा नंबर है तो भी हमें क्या करना है? तो भी हमें एलसीएम ही लेना है। क्लियर है? छोटे नंबर के एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक छोटा नंबर ले लिया है। क्लियर है? 3 पंक्तियों में सेट हुए, यानी कि 6 और 3 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा? 3 ही आ रहा है। तो यहां पर भी हमें इसका क्या करना है? एचसीएफ ही लेना है इन दोनों संख्याओं का। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ लेना 420। 420 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से कट करेंगे तो 2 1 0, फिर 2 से कट करेंगे तो 2 0 5। एक चीज और, यहां पर अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं कि 2 से 2 में भाग दिया एक बार। बहुत ज्यादा बच्चों की गलतियां होती है कि जल्दी में हम लोग गलत करके चले आते हैं। 2 से भाग दिया एक बार, अब ये 1 में भाग नहीं जा रहा तो भाग टूटी की बिंदी लगाएंगे। ठीक है ना? भाग टूटी का 0 लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद अब ये 10 होगा तो अब 5 जाएगा। क्लियर? जनरली बच्चे यहां पर गलती करते हैं। 3 से कट करेंगे तो 3 या 9 और 3 बचे 15। 5 से कट करेंगे तो 7 टाइम और 7 से कट करेंगे तो एक बार। इसी तरीके से 130 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2 से कट करेंगे 65, 5 से कट करेंगे 13 और 13 से कट करेंगे तो 1। तो यहां हो गया 420 के जो फैक्टर हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और 2 कितने बार आया है? 2 बार। इसी तरीके से 120 के फैक्टर हो गए आपके
सॉरी 130 है, 130 ही है, एक मिनट क्वेश्चन में देख लूंगा। 420 और 130, ठीक है। 130 के जो फैक्टर हो गए वो 2 गुणा 5 गुणा 13। एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ में कॉमन क्या है? 2 है 5 है, 2 है और 5 है, ठीक है भाई। आगे और क्या कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं कॉमन आ रहा है। फिर उसके बाद जरा चेक कीजिए, 2 की कम पावर कहां है? एक ही है, और 5 की भी कम पावर एक ही है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो गया? 10। तो 10 पंक्तियों में इसे इस तरीके से सेट करना पड़ेगा। क्लियर है? यानी कि 10 पंक्तियों में इसे सेट करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 ये कैसी है? भाज्य संख्या है, ये हमें व्याख्या करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। यहां बीच में क्या लग रहा है? यहां तक इनटू, और यहां पर भी क्या लग रहा है? इनटू। बीच में क्या आ गया? प्लस। प्लस आ गया तो ध्यान देंगे इन दोनों में से अब कॉमन कुछ मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 2 मिल रहा है और 11 कॉमन मिल रहा है। तो क्या बच रहा है? यहां बच रहा है 17 गुणा 5 गुणा 3, और यहां पर क्या बच रहा है? केवल 1। ये आ गया 2 गुणा 11, और ब्रैकेट में कितना हो रहा है? 17 बना 85, 85 और 85 तिया यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 तिया 15, हंस 1 8 या 24 और 1 25, यानी कि 255। 255 प्लस 1, ये आ गया 2 गुणा 11 गुणा 256, और 256 को आप क्या लिख सकते हो? या आप इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इतना ही रहने दीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं। इतना लिखने के बाद अब 256 के आप चाहे तो फैक्टर कर लीजिए, और ना करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब आपको ध्यान देना है, लिखना क्या है? लैंग्वेज, व्याख्या करवा रहा है तो हमें लैंग्वेज में व्याख्या देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि यदि संख्या के 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड, 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं, तब वह संख्या भाज्य होती है, भाज्य संख्या होती है। कोई भी भाज्य संख्या है, जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2, ये दोनों कैसे हैं? अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो 2 मिनिमम 2 अभाज्य फैक्टर होने चाहिए उसके। एक 6 नंबर ले लिया तो 6 2 गुणा 3, यहां भी कितने हैं? 2। 9 ले लिया, क्या है? 3 गुणा 3। हमने ले लिया 12, 12 के फैक्टर क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3। यहां भी कितने आ रहे हैं? 2 से अधिक आ रहे हैं। मिनिमम 2 अभाज्य फैक्टर अगर किसी संख्या के होते हैं तो वो संख्या कैसी होती है? भाज्य। वही चीज यहां पर लिखा है कि यदि संख्या के 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं तब वह संख्या भाज्य संख्या होती है। तो ये आपको व्याख्या देनी पड़ेगी। क्लियर है? तभी आपको एग्जाम में नंबर देंगे। जब तक आप व्याख्या नहीं देंगे तब तक एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। अतः अब ये पूरी संख्या ले लीजिए, 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 और गुणा 11, संख्या कैसी है? भाज्य है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करना पड़ेगा? कॉमन लेके, वैसे तो हम क्या कर सकते थे, इनका क्या इधर मल्टीप्लाई करें प्लस ये मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इन्हें जोड़ दें, और जोड़ने के बाद फिर उसके फैक्टर करें, फैक्टर करके यहां लिख दें। तो
वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है। मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो दो गुणनखंड वैसे ही बाहर आ गए और तीसरा भी और आ गया। ये जब गुणनखंड करोगे, इसीलिए मैंने बोला 256 के आप चाहे गुणनखंड कीजिए और चाहे ना कीजिए, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों ऑलरेडी अभाज्य आ गए हमारे पास। क्लियर है? और ये भी हमें कुछ ना कुछ अभाज्य संख्या देगा, ये भी गुणन, इसके गुणनखंड करेंगे तो भी कुछ अभाज्य संख्या मिलेगी। तो यानी दो से अधिक गुणनखंड हो गए इसके, और दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो जाए या दो अभाज्य गुणनखंड हो जाए तो वो संख्या कैसी हो जाती है, तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये 1.2 एक्सरसाइज में इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते देखने को। तो ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है, ये सिद्ध करना है। हमें ये पता है कि ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इससे पहले मुझे ये वाले संख्या सवाल लेने चाहिए थे कि √2 √5 ये सिद्ध करने के लिए, लेकिन ये थोड़े से बड़े हैं तो इन्हें लास्ट में लेते हैं हम लोग। पहले ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़े सरल होते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम इसका विलोम कर लेते हैं, यानी कि क्या, माना इसका विलोम मान लेते हैं। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? ये क्या मान लिया मैंने, माना है ये संख्या कैसी है, परमेय संख्या है। इसका विलोम अपोजिट कर दिया, अपरमेय बोल सिद्ध करना है तो हमने परमेय मान लिया पहले। अब क्या करना है हमें, अगर ये परमेय है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम P/Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और जहां क्या होगा, P व Q दोनों पूर्णांक हैं और Q ≠ 0 है। ये हमने लिख लिया। क्लियर है? इतना हमें लिख देना है, उसके बाद आगे की प्रोसेस करनी है। तो माना ये हमने मान लिया परमेय संख्या है, और अगर ये परमेय संख्या है तो P/Q फॉर्मेट में इसे लिख सकते हैं। आगे अगला जो काम करना है वो क्या करना है, हर सवाल में करेंगे, चाहे वो आपकी 7 + √2 दे दी जाए, चाहे 7 - √2, कोई भी एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का अगर जोड़ा दे दिया जाए, पेयर में दे दिया जाए, तो हर सवाल में आपको एक ही काम करना है। क्या करना है, रूट वाली संख्या को तो एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। √3 = क्या हो जाएगा, P/Q। ये 5 उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -5। √3 = यहां एलसीएम ले लोगे तो Q, और ये हो जाएगा P - 5Q। ध्यान से देखिए, P और Q क्या थे, पूर्णांक थे। अगर आप P में से पहले देखिए 5Q, Q में आप किसी भी पूर्णांक का गुणा करिए, 5 क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में किसी भी पूर्णांक का अगर भाग गुणा करते हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा, एक पूर्णांक ही रहेगा। और दो पूर्णांकों का जोड़, घटाना, गुणा, वो हमेशा क्या रहेगा, पूर्णांक ही रहेगा। क्लियर है? जोड़, घटाना और गुणा, भाग नहीं बात कर रहा हूं, भाग कभी परमेय हो जाएगा, कभी पूर्णांक रह सकता है। क्लियर है? तो पूर्णांक रहेगा हमेशा। अब ध्यान देते हैं, ये पूर्णांक है, यानी कि लिखेंगे हम P - 5Q एक पूर्णांक है वह Q भी एक पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। यानी कि P - 5Q/Q एक क्या होगी, परमेय संख्या होगी। भाई पूर्णांक बटे पूर्णांक एक क्या होती है, परमेय संख्या होती है। क्लियर है? ये क्या होगी, परमेय संख्या। और अगर ये परमेय संख्या है तो फिर √3 क्या है, वो तो हम पहले से जानते हैं। √3 क्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह हम पहले से ही जानते हैं, अपरिमेय संख्या है। और ये अगर अपरिमेय संख्या है तो भाई हमारा ये बराबर गलत लगा हुआ है। तो √3 नॉट इक्वल टू P - 5Q/Q, यानी कि √3 इसके इक्वल नहीं है। और अगर ये इसके इक्वल नहीं है फिर क्या है, हमारा तो भाई सिद्ध करने में क्या आया है, इक्वल आया है। लेकिन यहां पर हमने क्या बात लिख दी कि √3, क्योंकि हमें लिख नहीं दी है, हमने प्रूफ किया है कि √3 इसके इक्वल नहीं है।
और जब इसके इक्वल नहीं है, यानी कि ये दोनों कथन जो है एक दूसरे के बिलोंग हो रहे हैं, ये वाला कथन इसे गलत साबित कर रहा है, और ये कथन अगर इसे गलत साबित कर रहा है, यानी कि हमने जो पूर्व में माना गया था, क्या माना था कि ये एक परमेय संख्या है, तो ये गलत होगी। अब अगर परमेय नहीं है तो फिर कैसी होगी, ये अपरमेय संख्या होगी। अतः लिखेंगे अब नीचे, अतः पूर्व में माना गया कथन असत्य साबित हुआ। इसका मतलब है 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? बस इतना सा आपको लिख के छोड़ देना है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना? इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है, रूट 7 प्लस रूट 3। मान लीजिए अगर एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करके अगर दिया गया है, जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं 1/√2 या 3/√2, या हम ले सकते हैं 3√2। तो इसमें हमेशा हम एक ही कंडीशन याद रखनी है, क्या, कि रूट वाली नंबर को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ भेज दो। क्लियर है? उन सभी क्वेश्चंस में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, दोनों तरफ रूट आ गया, दोनों ही संख्याओं पर रूट आ गया, तो ध्यान देते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं उसे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 और √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी दोनों मिक्सअप करके दी गई है। तो भाई सॉल्यूशन करते हैं। देखिए मैंने अभी एक एग्जांपल भी दिया आपको कि जैसे √7 प्लस √3 आ जाए। अभी पिछला जो सवाल किया था वो इस तरीके का था कि मान लीजिए 5 प्लस √2 इस तरीके का, तो यहाँ पर एक तो आपके पास परमेय संख्या थी और एक अपरमेय संख्या। तो इसमें तो सीधा सा केस है कि हम 5 को उधर ले जाएंगे और रूट वाली संख्या को इधर रखेंगे। लेकिन इस केस में दोनों ही क्या है, दोनों ही इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या है। तो इसे कैसे सिद्ध करना है उस चीज को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले तो काम वही रहेगा कि ये कैसी है, मानेंगे ये एक परमेय संख्या है, √2 एक परमेय संख्या है। अगला, अगले स्टेप में अगर ये परमेय संख्या है तो ये √5 प्लस √2 इक्वल टू होगा P अपॉन Q के। क्लियर है? और P और Q वही लाइन, P व Q दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक है। यहां आप पूर्णांक के साथ साथ सहअभाज्य पूर्णांक भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हमें यहां जरूरत नहीं पड़ती है इतनी ज्यादा। तो हम अगली उसमें लेंगे जब √2, केवल √2 को या √5 को अकेला सिद्ध करेंगे तब हम लिख देंगे यहां पर, और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना? इतना काम हमें करना है। इसके बाद अब आपके पास दोनों ही इरेशनल है, तो आप कैसे ले जाओगे उधर, तो उसके लिए हम बेहतर काम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर इक्वल, इधर हो जाएगा P अपॉन 2 का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर खोलोगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 और इक्वल टू में P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। क्लियर है? तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 और ये हो जाएगा आपका 2√10 और इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया आपका 7 प्लस 2√10 इक्वल टू P स्क्वायर। अब हमारे पास एक ही इरेशनल नंबर बच रहा है, क्या, √10। तो इसे हम इस साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2√10 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर माइनस 7 हो जाएगा, 7 को उधर ले जाएंगे तो, और यहां से हम 2 को भी उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, तो Q स्क्वायर ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 7 Q स्क्वायर, और ये 2 जो हम यहां से इधर गुणा से दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो कहां जाएगा, ये
भाग में। अब ये इक्वेशन हमारे पास मिल गई है, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में जरा थोड़ा सा सोचिए कि पी स्क्वायर अगर हम किसी पूर्णांक का स्क्वायर करेंगे तो पूर्णांक ही रहेगा, माइनस 7p स्क्वायर पूर्णांक का स्क्वायर, और उसमें अगर किसी पूर्णांक का मल्टीप्लाई करते हैं तो पूर्णांक ही रहेगा। यानी कि पूर्णांकों का जो घटाना होता है, पूर्णांकों का अंतर होता है, वो भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। तो ऊपर भी पूर्णांक है और सहज नीचे भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक और पूर्णांक जब अंश और हर में आ रहे हैं तो ये क्या हो गई, ये परवेय संख्या हो गई। लेकिन हम जानते हैं जो रूट 10 है, क्योंकि रूट 10 को अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो रूट 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 into 5। ना ये होल स्क्वायर नंबर है और ना ही ये होल स्क्वायर नंबर है, तो ये क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो हमें अब अगली लाइन लिखनी है। हम जानते हैं कि अंडर रूट 10 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पी स्क्वायर माइनस 7q स्क्वायर अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। नीचे में देख लीजिएगा, आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। मैं इस साइड पे लिख दे रहा हूं, बचा हुआ जो लैंग्वेज लिखनी है वो यहाँ पे लिख देता हूं। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगी। रूट 10 नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 7q स्क्वायर और अपॉन 2q स्क्वायर। अब जब इक्वल नहीं है, यानी कि हमने जो पूर्व में हमने तो क्या लिया था, हमने यहां से इक्वल लेके स्टार्ट किया था, लेकिन हमारा जो हमने सिद्ध कर लिया है वो क्या कर लिया, वो हमने सिद्ध कर लिया ये बराबर नहीं है। यानी कि यहां पर भी ये बराबर नहीं होंगी, यहां पर बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये परमेय संख्या नहीं है। परमेय नहीं है तो कैसी होगी, अपरमेय। तो वही चीज अब हमें यहां लिखनी है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। अतः पूर्व माना गया कथन, पूर्व में माना गया कथन असत्य साबित हुआ। असत्य साबित हुआ, असत्य साबित हुआ। इसका मतलब यह है कि रूट 5 प्लस रूट 2 एक, यहां आप आता है और लिख लेंगे अतः रूट 5 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व होगा जब दोनों संख्याएं क्या है, रूट में दी गई है। इसी तरीके से मान लीजिएगा अगर ये दे दिया गया रूट 7 अपॉन रूट 2, तो भी हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जो अकेला होगा। जैसे रूट 2 है, केवल रूट 2 को प्रूफ कीजिए ये एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 है, अकेले रूट 5 को प्रूफ कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से लेंथी होंगे, लंबे जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए उन्हें नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है कि सिद्ध कीजिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अकेला जब नंबर आ जाए तो हमें थोड़ा सा सावधानी पूर्वक जो है सॉल्व करना है। किस तरीके से, एक एक स्टेप बाय बहुत ही डीपली तरीके से मैं बताने जा रहा हूं, और इसकी एक डीप वीडियो मैंने बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सिर्फ इसी रूट 2 को ही प्रूफ करना कैसे डीपली बताया गया है, उसमें डीपली मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, यहां पर सिर्फ मैं करने का तरीका बता रहा हूं, थोड़ा स्पीड में रखेंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले वही काम करेंगे जो हमें पहले भी किया है कि रूट 2 माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय सिद्ध करनी है तो हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। रूट 2 परिमेय संख्या है, इट मींस p अपॉन q। क्लियर है। अब यहां पर हमें क्या लिखना है, वही लाइन p व q सह अभाज्य पूर्णांक है। यहां एक चीज बढ़ा देते हैं हम लोग, सह अभाज्य पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। सहभाज्य क्या होते हैं, सहभाज्य अभी आपको बता चुके हैं। सहभाज्य ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो।
क्लियर है, जिनका HCF क्या हो 1 हो। आगे अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 = P² / Q²। नेक्स्ट स्टेप में Q² इधर ले जाएंगे, 2 अपन नीचे ले आएंगे इसके, तो ये हो जाएगा आपका 2 सॉरी Q² = P²/2। अब ध्यान से देखिए Q² क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया P²/2। इसका मीन्स है Q² क्या है, पूर्णांक है भाई। Q हमने क्या लिया था, पूर्णांक, और उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। इसी तरीके से P²/2 भी क्या होगा, पूर्णांक, पूर्णांक ही होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये पूर्णांक के बराबर में आया हुआ है, क्योंकि ये भाई पूर्णांक है और ये दोनों बराबर जब ही होंगे जब ये क्या होगा, P²/2 क्या होगा, जब P²/2 पूर्णांक होगा तो ही ये आपस में बराबर हो सकते हैं। तो अब हमें यही लिखना है कि Q² एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः P²/2 भी एक पूर्णांक होगा। और P²/2 पूर्णांक जब होगा जब 2 इसे पूर्णतः विभाजित करेगा, अतः P² 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब हम ये जानते हैं अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर से वह नंबर भी डिविजिबल होगा। कहने का मीन्स देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। एक हमारी प्रमेय भी है 1.2 जिसमें ये बताई गई है कि अगर कोई नंबर है, जैसे मान लीजिएगा 5 का स्क्वायर है, या 5 का स्क्वायर चलिए बाद में देखें, पहले 6 का स्क्वायर है। अगर 6 का स्क्वायर ये 36 होता है, अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये जो 6 है 6/2 ये भी 2 से पूर्णतः कटेगा। क्लियर है, देखो भाई। और अगर ऐसा है कि मान लीजिए 5 का स्क्वायर यानी 25 2 से विभाजित नहीं है तो ये 5 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर ए हमने मान लिया, ठीक है ना, एक नंबर दूसरा है ए से डिविजिबल है तो वह नंबर भी ए से डिविजिबल होता है। यही हमारी 1.2 प्रमेय कहती है। तो वहीं से अगर इसका स्क्वायर 2 से डिविजिबल है अतः P भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। और ये P से अगर विभाजित हो 2 से विभाजित हो रहा है तो P/2 हमने एक वैल्यू ले ली K1, और K1 क्या है, पूर्णांक लिया है। क्यों पूर्णांक है, क्योंकि P/2 P 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है यानी कि ये पूर्णांक है, तो इसके बराबर में हमने एक वैल्यू एज्यूम कर ली है, वो क्या है K1। K1 भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। नेक्स्ट आगे स्टेप देखते हैं, जगह कम पड़ेगी। चलिए इसे समीकरण नंबर हम देखते हैं फर्स्ट, ठीक है ना, और इसे आगे हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। P = क्या हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2K। इसे नंबर देते हैं 2। समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 यानी कि P = 2K, P की वैल्यू क्या रख देनी है 2K1 यहां पर रख देनी है, तो रख दीजिए। ये है Q² = ये हो जाएगा 2K1 का होल स्क्वायर और अपॉन 2। ये हो जाएगा आपका Q² = 4K1² अपॉन 2। 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, यहां से आप चेक करो तो इस 2 को हम बटे में भेज दें तो ये हो जाएगा K1² = Q² अपॉन 2। सेम यही लाइन फिर से करनी है। देखो यहां पर क्या बन रहा है, Q² बटे K1 क्या है, पूर्णांक, और K1 का स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक। Q क्या है, Q पूर्णांक था हमारा, पूर्णांक का स्क्वायर अगर करेंगे तो पूर्णांक, और Q² 2 भी एक पूर्णांक होगा क्योंकि K1 एक पूर्णांक है। क्लियर है, K1 एक पूर्णांक है इसलिए क्या होगा, Q² 2 भी एक पूर्णांक होगा।
इसका मीन्स ये है कि लिख देंगे, अतः पहले ऐसे लिखेंगे, k1 स्क्वायर एक पूर्णांक है, अतः क्यू स्क्वायर बटे 2 भी एक पूर्णांक होगा। अब देखिए ध्यान से, क्यू स्क्वायर बटे 2 पूर्णांक जब होगा जब 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करेगा। इसका मीन्स है, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है, और क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो सेम वही लाइन, अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, तो क्यू भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है ना, क्यू भी पूर्णतः 2 से विभाजित होगा। अब जब क्यू भी 2 से विभाजित है तो हमने क्या ले लिया, क्यू बटे 2 इक्वल टू एक नई वैल्यू ले ली k2, ठीक है ना, यहां से हमने क्या किया, q को 2 को उधर भेज दिया तो 2k2 हो गया। k2 भी क्या है, पूर्णांक ही लिया, क्योंकि भाई ये पूर्णांक है तो हम इसके इक्वल में एक पूर्णांक ही ले सकते हैं, तो उस पूर्णांक को हमने एज्यूम कर लिया k2। अब q इक्वल टू 2k2 आ गया, इसे समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है, समीकरण 2 कह रहा है कि p इक्वल टू 2k1 है, और समीकरण 3 क्या कह रहा है, ये 2 इक्वल टू k2 है। अब यहां चेक करिए जरा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, p और q की वैल्यूज में कॉमन क्या आ रहा है, 2, दोनों जगह आ रहा है, लेकिन हमने पूर्व में क्या माना था, सहअभाज्य पूर्णांक माना था। क्या माना था, सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य का मीन्स होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, लेकिन यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, 2, यानी कि इनका एचसीएफ 2 आ रहा है, यानी कि यहां पर हमारा गलत साबित हो गया, ठीक है ना, यानी कि हमने यहां पर क्या किया, इस कथन को गलत साबित कर दिया। तो यहां लिखेंगे, यहां P व Q का HCF 2 प्राप्त हो रहा है, परंतु पूर्व में हमने P व Q को सहअभाज्य माना था, जो कि यहां असत्य साबित हो रहा है, असत्य साबित हो रहा है। और भाई असत्य साबित हो रहा है, इसका मतलब है, अब असत्य साबित क्या हो रहा है, ये असत्य साबित हो रहा है, इसका मीन्स है ये भी बात असत्य साबित हो रही है कि ये परमेय संख्या है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो अगर आपने मान लीजिए √2 आ गया, या मान लीजिए √3 आ गया, तो √3 की क्या करेंगे, बस जहां जहां √2 दिख रहा है आपको वहां 3 कर देना है, जहां 2 दिख रहा है वहां 3 कर देना है, हर जगह क्लियर है। 5 आ गया तो 5 कर देना है आपको, √5 आ गया। कहने की मेन चीज क्या है, यहां पर समझने की मेन चीज क्या है कि कॉन्सेप्ट पे विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आप इस तरीके से अगर एग्जाम में करके आए तो आपकी बाकी सभी बच्चों से कॉपी अलग तरीके से चेक होगी, क्लियर है। इतना अगर आप लिख के आ गए और 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो एग्जामिनर सोचेगा आपको 4 से ज्यादा दे दे, लेकिन वो हालांकि दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 ही दे सकता है, अधिक नहीं देगा, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से लिख के आए तो एग्जामिनर आपको पूरा अच्छा नंबर देगा और पूरी कॉपी आपकी अच्छे तरीके से चेक होगी, क्लियर है। तो ये फर्क पड़ता है कि एक बहुत अच्छे बच्चे की कॉपी में और एक जो एवरेज बच्चा है उसकी कॉपी में, ठीक है ना। एवरेज बच्चा इतनी लैंग्वेज नहीं लिखेगा, वो डायरेक्ट ऐसे ही कर देगा, और आप जो अच्छा बच्चा होगा पढ़ने में
वो इस तरीके से पूरा लैंग्वेज लिख के आएगा, वो कहेगा मुझे पूरा नंबर चाहिए, तो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि जो एवरेज बच्चा है और एक अच्छा बच्चा है पढ़ने में, उसको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कौन सा बच्चा अच्छा है। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से दोबारा इसे चेक कीजिए, और इसकी पूरी जो मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है, वहां लगभग आधे घंटे की वीडियो है वो, उसमें मैंने डिटेल से पूरा समझाया है, तो आप वहां से उसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट कर पाए। और मुझे नहीं लगता है कि अब इससे ज्यादा, इन सवालों से ज्यादा कोई भी सवाल एक्स्ट्रा रह गया हो, कोई अदर कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन रह गया हो। जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है सारे मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।